दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। पत्नी बेटे का मर्डर कर शख्स ने रिश्तेदार को किया मैसेज, ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में गीता कॉलोनी इलाके में एक शख्स ने आर्थिक तंगी के चलते अपनी पत्नी और बेटे का कत्ल कर दिया। आरोपी शख्स का नाम सचिन बताया जा रहा है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्थिक तंगी के चलते की पत्नी बेटे की हत्या, पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पत्नी और बेटे का कत्ल करने वाले आरोपी शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसने आर्थिक तंगी के चलते पत्नी और बेटे की हत्या की और फिर खुद भी खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन पुलिस उसे ऐसा करने से पहले ही पकड़ लिया। गीता कॉलोनी 12 ब्लॉक में 12/47 में रहने वाले आरोपी सचिन ने अपनी पत्नी और एक बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सचिन ने अपनी पत्नी और 15 वर्षीय बेटे को जहर देकर मार दिया और फिर फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सचिन ने एक मैसेज भी किया है, जिसमें उसने कहा है कि वह भी मरने जा रहा है। पुलिस अफसरों का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि सचिन आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी और बेटे का कत्ल कर खुद भी खुदकुशी करने की बात कही थी। लेकिन इससे पहले कि वह खुदकुशी कर पाता, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीपी आर सत्यसुंदरम मौका वारदात पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस को दोपहर 3:40 पर खबर मिली थी कि बेटे और पत्नी का कत्ल करने के बाद शख्स फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बेड पर कंचन अरोड़ा की लाश पड़ी थी। कंचन अरोड़ा की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई गई, जबकि उसके पुत्र की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। 15 वर्षीय बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता था। पुलिस ने लाश को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि पता चल सके कि कत्ल किस तरह से किया गया। पुलिस को शक है कि किसी तरह का जहर दिया गया है। उसके बाद तकिए से दम घोंटकर दोनों का कत्ल किया गया है। पत्नी और बेटे के कत्ल से पहले सचिन ने एक मोबाइल पर अपने रिश्तेदारों को मैसेज भी किया, जिसमें उसने लिखा था, यह सब अपनी मर्जी से किया है। उसका दिमाग खराब हो गया है। पुलिस आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कत्ल किन हालात में हुआ, किन किन हालात में कत्ल हुआ, किन किन लोगों पर उसकी कर्जदारी थी, किस तरह की आर्थिक तंगी से वह गुजर रहा था, या फिर कत्ल की कोई और वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है आर्थिक शहर कहे जाने वाले मुंबई से। मुंबई वालों के लिए खुशखबरी, सड़क पर उतरी एसटी बसें। जाने क्यों 6 माह से थी बंदी बसें। आपको बता दें, राज्य की जीवन रेखा कही जाने वाली एसटी बसें 6 महीने बाद एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुकी हैं। विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए एसटी के ज़्यादातर कर्मचारी अब काम पर लौटने शुरू हो गए हैं।
एसटी निगम के अधिकारियों के अनुसार अब तक करीब 52% कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं। मुंबई कारों के लिए खुशखबरी है। राज्य की जीवन रेखा कही जाने वाली एसटी बसें 6 माह बाद एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुकी हैं। विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए एसटी के ज़्यादातर कर्मचारी अब काम पर वापस आ गए हैं। एसटी निगम के अधिकारियों के अनुसार अब तक करीब 52% कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं। वहीं करीब 44,000 कर्मचारी अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं। बता दें कि लंबे समय से चल रही इस हड़ताल के कारण दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और कर्मचारियों के बीच कई स्तर की बातचीत के बाद भी जब हड़ताल नहीं खत्म हो पाई तो एसटी निगम हाई कोर्ट चला गया। मुंबई हाई कोर्ट ने हड़ताली कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए 22 अप्रैल तक काम पर लौटने को कहा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्मचारी तेजी से काम पर लौटना शुरू हो गए हैं। हड़ताल के दौरान लगभग जिन 11,000 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उन्हें भी काम पर लौटने का मौका दिया गया है। मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली इन एसटी बसों से आम दिनों में हजारों लोगों का सफ़र करके पैसा बचता था और समय भी बचता था। ये बसें दैनिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता आरामदायक परिवहन रहा। निगम के अनुसार पूरे राज्य में अब 16,000 एसटी का राउंड शुरू हो गया है। एसटी सेवाओं के धीरे धीरे शुरू होने से जहां निगम को अब आमदनी होने लगी है, वहीं आम यात्रियों को भी इससे राहत मिल रही है। बता दें कि एसटी कर्मचारियों ने राज्य सरकार में विलय और अन्य मांगों को लेकर 28 अक्टूबर 2021 से हड़ताल शुरू की थी। मुंबई समेत पूरे राज्य में 86,558 कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस हड़ताल की वजह से राज्य में एसटी सेवाएं ठप्प होने से जहां निगम को भारी घाटा झेलना पड़ रहा था, वहीं आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। प्रयागराज से दौड़ते हुए लखनऊ पहुंची नन्ही धाविका काजल। सीएम योगी ने किया सम्मानित, दिए उपहार। आपको बता दें, प्रयागराज की नन्ही धावक काजल ने शनिवार को सीएम योगी से मुलाकात की। प्रयागराज से दौड़ते हुए लखनऊ पहुंची काजल का सीएम योगी ने सम्मान किया और उसे खेल किट के साथ जूते भी उपहार में दिए। प्रयागराज से दौड़कर लखनऊ पहुंची नन्ही धावक काजल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सम्मान किया और उपहार में दौड़ने के लिए जूते भी दिए। काजल के प्रयास पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। प्रयागराज से लखनऊ तक के 200 किलोमीटर के इस सफ़र को मुख्यमंत्री ने सम्मानित कर और यादगार बना दिया। एथलीट बनने का सपना रखने वाली काजल को मुख्यमंत्री से दौड़ने के लिए एथलीट बनने का सपना रखने वाली काजल को मुख्यमंत्री से दौड़ने के लिए जूते भी उपहार में मिले। एक सरकारी बयान के मुताबिक जनपद प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के ललितपुर गांव निवासी काजल नीरज कुमार की पुत्री 10 वर्षीय कक्षा 4 की छात्रा है। काजल ने प्रयागराज में एक स्थानीय खेल स्पर्धा में भाग लिया था और दौड़ को पूरा किया था, लेकिन कार्यक्रम में उचित सम्मान न मिल पाने के कारण काजल काफ़ी निराश हो गई थी। इस बात को लेकर काजल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इसके लिए काजल 10 अप्रैल को प्रयागराज से
लखनऊ के लिए पैदल ही निकल पड़ी। प्रयागराज से लखनऊ तक का करीब 200 किलोमीटर का लंबा सफ़र काजल ने शुक्रवार को पूरा किया और सीधे मुख्यमंत्री से मिलने 5 कालिदास मार्ग पहुंची। काजल की इस लगन और समर्पण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उसे सम्मानित किया और साथ ही साथ उसे आगे भी इसी तरह दौड़ में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करते हुए जूते और ट्रैक सूट और खेल किट भी उपहार में दिया। इस उपहार के लिए काजल ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कोरोना की चौथी लहर की आशंका पर आईआईटी कानपुर ने कहा, इससे डरने की जरूरत नहीं, कुछ दिन में होगा सब नॉर्मल। आपको बता दें, आईआईटी कानपुर के सहायक प्रोफेसर राजेश रंजन ने SIR मॉडल के हवाले से कहा कि तीसरी लहर आने के बाद भी हमारी टीम का आंकलन था कि अब कुछ महीनों में लोकल स्तर पर केस बढ़ेंगे। ओमिक्रॉन से आई तीसरी लहर को बीते अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। लहरें इतनी जल्दी नहीं आती। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और उससे सटे आसपास के हिस्सों में कोरोना के केस निकलने से लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं कुछ लोग कोरोना की चौथी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच IIT कानपुर ने एक राहत भरी खबर दी है। यहाँ के प्रोफेसर राजेश रंजन ने SIR मॉडल के हवाले से कहा है कि इन मामूली कोरोना केस से चौथी लहर आने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कोरोना के मामले लोकल स्तर पर आएं, लेकिन जिस हिस्से में ऐसा होगा वहां कुछ दिनों तक केस बढ़ेंगे, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। इन लोगों को हो सकता है खतरा। प्रोफेसर रंजन ने कहा कि कोरोना वायरस के जिस XI सब वेरिएंट से चौथी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, वह वास्तव में ओमिक्रॉन से पूरी तरह अलग नहीं है। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर आने के बाद भी हमारी टीम का आंकलन था कि अब कुछ महीनों में लोकल स्तर पर केस बढ़ेंगे। ओमिक्रॉन से आई तीसरी लहर को बीते अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। लहरें इतनी जल्दी नहीं आती। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद सरकारी तौर पर सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। ऐसे में आबादी का 10 से 20% वह हिस्सा जो बीते 2 साल में कभी वायरस की चपेट में नहीं आया या जिन्हें सबसे पहले कोविड हुआ था, वे इसका शिकार हो सकते हैं। इस बार वायरस से संक्रमण हल्का होगा। सहायक प्रोफेसर रंजन ने आगे कहा कि कोरोना को लेकर अभी तक हमने जो स्टडी की है उससे ये पता चला है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XI और BA वैक्सीन और पुराने संक्रमण से पैदा हुई इम्यूनिटी को धोखा देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में 80 से 90% सीधे पॉजिटिविटी मायने नहीं रखती। लेकिन एक बात तय है कि इस बार वायरस से संक्रमण बहुत हल्का होगा। सरकार को नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर अभी आ रहे 250 या 300 केस से बढ़कर 10,000 चले जाएं तो चिंता की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से। एम्बुलेंस में महिला ने दिया बच्ची को जन्म। प्रसव पीड़ा से परेशान एक महिला का एम्बुलेंस में सफलतापूर्वक कराया गया प्रसव। CSC पर तैनात EMT चंद्रशेखर ने बताया कि शनिवार की सुबह
करीब 7 बजे उन्हें मजहर जगर के गांव से फ़ोन आया कि एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है। वह पायलट कुलदीप दिवाकर के साथ 108 एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे, जहां से आरती पत्नी अभिमन्यु को लेकर वह बेहंदर के लिए रवाना हुए। लेकिन बीच रास्ते में महिला को दिक्कत बढ़ गई, इसलिए रास्ते में ही एम्बुलेंस किनारे करके आशा बहू की मदद से महिला का प्रसव कराया गया। महिला ने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद जच्चा बच्चा को बेहंदर सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हरदोई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 6 आईएएस को किया गया इधर से उधर। आपको बता दें कि मेघा रूपम हापुड़ तो अनूप सिंह सीतापुर के नए डीएम। आजमगढ़ के डीएम अमृत त्रिपाठी वेटिंग लिस्ट में। यूपी में आचार संहिता हटने के बाद अफसरों के ट्रांसफर का सिलसिला शुरू हो गया। शनिवार को 6 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। इनमें 3 जिलों आजमगढ़, सीतापुर और हापुड़ के डीएम बदले गए। विशाल भारद्वाज को आजमगढ़ का डीएम बनाया गया। वह अब तक सीतापुर के डीएम थे, जबकि मेघा रूपम को हापुड़ का डीएम बनाया गया। वह अभी तक मेरठ में अपर आयुक्त थी। आजमगढ़ के डीएम अमृत त्रिपाठी को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। हापुड़ के डीएम अनूप सिंह को सीतापुर भेजा गया। विक्रमादित्य मलिक को सीडीओ गाजियाबाद में तैनाती दी गई। इससे पहले शुक्रवार को 12 आईएएस और 14 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए थे। पति को संभल के बाद अब पत्नी को हापुड़ की जिम्मेदारी। मेघा रूपम को हापुड़ का डीएम बनाया गया। इससे पहले शुक्रवार को हुए तबादलों में उनके पति मनीष बंसल को संभल का डीएम बनाया गया। मेघा मूल रूप से आगरा की रहने वाली हैं, लेकिन उनकी स्कूली पढ़ाई केरल में हुई थी। उन्होंने केरल की स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके साथ ही केरल स्टेट रिकॉर्ड ब्रेक किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट मेघा रूपम का 2014 में आईएएस में चयन हुआ। उनकी पहली ज्वाइनिंग एसडीएम मीरगंज बरेली के पद पर हुई। उनके पति मनीष बंसल मूल रूप से पंजाब से हैं। वह भी 2014 बैच की आईएएस हैं। मनीष बंसल की भी पहली पोस्टिंग बरेली के नवाबगंज में एसडीएम पद पर हुई थी। कल 12 आईएएस 14 आईपीएस के हो चुके थे तबादले। इससे पहले शुक्रवार को 12 आईएएस और 14 आईपीएस के तबादले हुए थे, जिनमें 6 जिलों के डीएम और 9 जिलों के कप्तान बदले गए थे। इनमें 6 अफसरों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया था। डीएम रायबरेली वैभव श्रीवास्तव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। चर्चा है कि भाजपा विधायक आदित्य सिंह ने उनके खिलाफ सीएम योगी से शिकायत की थी। विशेष सचिव आवास माला श्रीवास्तव को रायबरेली का नया डीएम बनाया गया था। इसके अलावा दीपक मीणा को डीएम मेरठ, नेहा जैन को कानपुर देहात, जितेंद्र प्रताप सिंह को देवरिया और संजीव रंजन को डीएम सिद्धार्थनगर बनाया गया था। वहीं मेरठ में नगर आयुक्त रहे मनीष बंसल को संभल का डीएम नियुक्त किया गया था। वहीं 14 आईपीएस के भी ट्रांसफर हुए थे। इसमें मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। उनकी जगह बलरामपुर के एसपी हेमंत कुटियाल को एसएसपी मुरादाबाद नियुक्त किया गया है। वहीं रामपुर के एसपी अंकित मित्तल का बरेली में 8वीं वाहिनी
पीएचसी में ट्रांसफ़र किया गया था। सरकार ने हाथरस, अमरोहा, बलरामपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, चित्रकूट और कुशीनगर के कप्तान को भी बदल दिए थे। रिपोर्ट आरपीएस समाचार टीम। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से, जो कानपुर और लखनऊ के मध्य में स्थित है। उन्नाव में रहा जाम का झाम। आपको बता दें, शहर में जाम की समस्या हल करने के लिए बनी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। मुख्य मार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से समस्या गहराती ही जा रही है। शनिवार को भी शहर के मुख्य मार्ग पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक भीषण जाम लगा रहा। लोग धूप में तपते रहे। अवैध पार्किंग से निजात के लिए नगर पालिका ने 2 साल पहले सदर बाजार व कचहरी पुल के नीचे और पुरानी रेलवे क्रॉसिंग के पास वाहन पार्किंग जोन बनाने की योजना बनाई थी। साथ ही शहर में वेटिंग और वेंडिंग जोन भी चिन्हित किए गए थे, लेकिन अब तक कचहरी पुल के नीचे बड़े चौराहे की तरफ केवल एक वेंडिंग जोन बना है, जबकि जिला अस्पताल, आवास विकास और स्टेशन रोड पर वेंडिंग जोन की योजना अभी धरातल पर नहीं उतर पाई। इससे मुख्य मार्ग से लेकर कचहरी रोड, आवास विकास कॉलोनी, गांधीनगर तिराहा, जिला अस्पताल रोड, आदर्श नगर तक अतिक्रमण व सड़क पर पार्किंग होने से जाम की समस्या विकराल हो गई है। मुख्य मार्ग पर दिन में कई बार जाम लग जाता है। शनिवार को छोटा चौराहा से लेकर सदर बाजार तक कई बार जाम लगा रहा। बड़ा चौराहा से गांधीनगर तक 10 मिनट की दूरी तय करने में लोगों को आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगा। ये थी योजनाएं। कचहरी रेलवे पुल के नीचे सदर बाजार के लिए पार्किंग बनाने की योजना थी। इससे पुल पर और बाजार में सड़क पर वाहन खड़े होने से लगने वाले जाम से निजात मिलती। सदर बाजार के फुटपाथ की दुकानों को हटाने के लिए रेलवे पुल के नीचे दोनों तरफ वेंडिंग जोन बनाने की योजना थी। फुटपाथी दुकानदारों को नगर पालिका ने पीपी मॉडल पब्लिक पार्टनरशिप के तहत सस्ते किराए पर गुमटीनुमा अस्थायी दुकानें देने की योजना तैयार की थी, लेकिन अभी तक सिर्फ बड़ा चौराहा से बंद क्रॉसिंग तक ही मॉडल मार्केट बन पाई है। नो वेंडिंग जोन। डीएम आवास के सामने, कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय के सामने, गांधीनगर तिराहा, गगनखेड़ा बाईपास चौराहा, आवास विकास बाईपास तिराहा, बड़ा चौराहे से आईबीपी चौराहे तक, बड़ा चौराहे से छोटा चौराहे तक, जिला न्यायालय से जिला जज आवास के सामने तक का क्षेत्र। वेंडिंग जोन कलेक्टरगंज, स्टेशन रोड, धमान रोड, आवास विकास कॉलोनी, मोती नगर, पीडी नगर, जिला अस्पताल के सामने व पुराना जिला अस्पताल। नगर पालिका के प्रभारी ईओ एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि चुनावी आचार संहिता के कारण पूर्व में तय की गई कार्य योजना पर प्रभाव नहीं हो पाया। जाम की समस्या से निपटने के लिए पार्किंग वेंडिंग जोन पर बनी कार्य योजना की समीक्षा और आवश्यक सुधार कर अमल किया जाएगा जल्द ही। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आज के लिए बस इतना ही। आरपीएस समाचार पर लगातार बने रहें ताज़ी और नई खबरें जानने के लिए। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताज़ी खबरें।